नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा के बारे में। वो काल्पनिक लकीर जो नक्शे पर अक्सर भारत के बीचों बीच खींची दिखती है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इसके सफर और इसके मतलब पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो आज का इरादा है ये समझना कि ये जो रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, यह आखिर भारत के किन कोनों से गुजरती है और क्या ये सिर्फ एक लकीर ही है या इसका कोई और महत्व भी है। सुना ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है ना। चलिए इसी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। ये कर्क रेखा है क्या आखिर, मतलब तकनीकी तौर पर? हाँ, तो देखिए, ये भूमध्य रेखा जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, उसके उत्तर में 23.5 डिग्री पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। अच्छा। इसे नॉर्दर्न ट्रॉपिक या उत्तरी उष्ण कटिबंधीय रेखा भी कहा जाता है। अच्छा। और ये पृथ्वी पर वो सबसे उत्तरी अक्षांश है जहां पर साल में कम से कम एक बार सूरज दोपहर के वक्त बिल्कुल सिर के ऊपर आ सकता है। ओह, बिल्कुल सिर के ऊपर। जी हाँ, और ये घटना होती है समर सॉल्स्टिस के आसपास, यानी जून में। बिल्कुल करीब 21 जून को। तब हमारा उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूरज की तरफ सबसे ज्यादा झुका होता है। और एक मजेदार बात बताऊं? हाँ, बताइए। इसका नाम कर्क यानी कैंसर क्यों पड़ा? हाँ, ये सवाल मेरे मन में भी था। वो इसलिए कि लगभग 2000 साल पहले जब ये नाम रखा गया तो जून संक्रांति के समय सूरज आकाश में कर्क तारामंडल यानी कैंसर कॉन्स्टेलेशन की सीध में होता था। अच्छा। हाँ, हालांकि पृथ्वी की दूरी थोड़ी खिसकी है तब से, तो अब वो बिल्कुल उस नक्षत्र में नहीं होता, पर नाम वही चला आ रहा है। और इसी तरह दिसंबर में 21-22 दिसंबर को सूरज दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। उसे विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। ये तो दिलचस्प है। नाम के पीछे भी पूरी कहानी है। खैर, भारत पर वापस आते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा, ये रेखा देश के लगभग बीच से गुजरती है ना? हाँ, बिल्कुल। पश्चिम में गुजरात के कच्छ के इलाके से शुरू होती है और पूर्व में मिजोरम के सिरछिप नाम की जगह तक जाती है। तो ये वाकई भारत को जैसे उत्तर और दक्षिण भारत में बांट देती है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। ये एक भौगोलिक विभाजन जैसा है। और इस पूरे रास्ते में ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य? कौन कौन से हैं वो? अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ चलें तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान का बिल्कुल दक्षिणी छोर आता है। अच्छा, राजस्थान भी? हाँ, बहुत थोड़ा सा हिस्सा। फिर आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आखिर में मिजोरम। और एक और बात, ये पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बीच में बांग्लादेश से भी गुजरती है। ओह, तो ये बांग्लादेश को भी काटती है बीच में। और क्या कुछ शहर हैं जो इस रेखा के बिल्कुल नजदीक बसे हैं? हाँ, बिल्कुल है। जैसे त्रिपुरा का उदयपुर शहर है, वो कर्क रेखा के काफी करीब माना जाता है। उदयपुर त्रिपुरा में? जी हाँ, त्रिपुरा वाला उदयपुर। और शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि 2 राज्यों की राजधानियां भी लगभग इसी रेखा पर हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और झारखंड की राजधानी रांची। अरे वाह, भोपाल और रांची। जी, और एक और शहर का जिक्र करना चाहूंगी, मध्य प्रदेश का उज्जैन। उज्जैन शहर भी कर्क रेखा के बहुत नजदीक है और ऐतिहासिक रूप से भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराजा जय सिंह द्वितीय ने यहीं पर खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए वो जंतर मंतर बनवाया था ना। हाँ, जंतर मंतर। वो यहीं है। ये दिखाता है कि पुराने जमाने में भी लोग इस अक्षांश रेखा के महत्व को समझते थे। मतलब उज्जैन का सिर्फ धार्मिक ही नहीं, खगोलीय महत्व भी जुड़ा है इससे। और इन राज्यों के बारे में कोई और खास बात, जैसे रेखा की लंबाई वगैरह? हाँ, ये भी एक तथ्य है। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में पड़ती है। अच्छा। और सबसे कम लंबाई पड़ती है राजस्थान में, क्योंकि वो बस दक्षिणी कोने को छूकर निकल जाती है। समझ गया। और एक और बहुत ही रोचक बात है माही नदी के बारे में। माही नदी क्या है, उसके बारे में? माही नदी भारत की अकेली ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार? कैसे? हाँ, एक बार तो ये मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर बहते हुए इसे पार करती है और फिर ये घूमकर गुजरात में दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, तब दोबारा कर्क रेखा को काटती है। अरे वाह, ये तो कमाल की जानकारी है। माही नदी 2 बार। अच्छा, ये तो हुई भारत की बात। अगर हम दुनिया के नक्शे पर देखें तो ये रेखा और कहां-कहां से गुजरती है? जी, वैश्विक स्तर पर भी इसका सफर काफी लंबा है। ये 3 महाद्वीपों से गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। और कुल मिलाकर करीब 17 देश इसके रास्ते में आते हैं। 17 देश? हाँ, जैसे मेक्सिको है, अफ्रीका में सहारा के कई देश हैं, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र।
फिर एशिया में सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। काफी लंबी लिस्ट है। जी, और सिर्फ जमीन ही नहीं, ये 6 बड़े पानी के हिस्सों से भी गुजरती है, जैसे हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान स्ट्रेट, रेड सी, गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो ये तो एक ग्लोबल लाइन है सही Yes, मायनों में। अब भारत के लिए इसका जलवायु पर क्या खास असर पड़ता है? आपने गर्मी का जिक्र किया था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये रेखा भारत के बीच से गुजरती है, तो इसके आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वहाँ समर सॉल्स्टिस यानी मई 21 जून के आसपास सूरज की किरणें काफी सीधी, लगभग लंबवत पड़ती हैं। अच्छा। इसी वजह से इस पूरे बेल्ट में, मतलब मध्य भारत में, गर्मी और उमस ज्यादा महसूस होती है, खासकर गर्मियों में। और जैसा हमने पहले भी कहा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसका सीधा संबंध पृथ्वी के झुकाव और कर्क रेखा की इसी स्थिति से है। तो ये जलवायु को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या रहीं? कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पर भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात से मिजोरम तक। हाँ। माही नदी से 2 बार काटती है, जो कि बहुत अनोखी बात है। बिल्कुल। और उदयपुर, भोपाल, रांची जैसे शहर इसके बहुत करीब हैं। उज्जैन का ऐतिहासिक और खगोलीय जुड़ाव भी है। सही। तो ये महज नक्शे पर एक लकीर नहीं है, ये भारत के भूगोल, यहाँ की जलवायु और शायद इतिहास को भी छूती है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी छोड़ सकते हैं हम। हाँ। देखिए, हमने कहा कि कर्क नाम उस समय की तारों की स्थिति के हिसाब से पड़ा था। हाँ। जो अब बदल गई है। हाँ। और हमें ये भी पता है कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर जो झुकाव है वो भी लाखों सालों में थोड़ा थोड़ा बदलता है। अच्छा। हाँ। और महाद्वीप भी अपनी जगह से खिसकते हैं, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ये सोचना दिलचस्प है कि आज हम जिसे कर्क रेखा कह रहे हैं, जहां सूरज जून में सीधा चमकता है, क्या लाखों साल बाद भी वो ठीक इसी काल्पनिक रेखा पर चमकेगा, या पृथ्वी की अपनी ये जो हलचल है ये इस भूगोल को ही बदल देगी? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह और इसका भूगोल कितना गतिशील है, कितना बदलता रहता है। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन विचार है जिसके साथ हम आज की चर्चा समाप्त कर सकते हैं।